आज हम एक ऐसी खबर की परतों को खोलने जा रहे हैं जो पहली नज़र में सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला लगती है, लेकिन असल में एक ग्लोबल पावर प्ले है। अमेरिका ने दुनिया के 75 देशों के लिए आप्रवासी वीज़ा प्रक्रिया पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। और यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। इस लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देश तो हैं, लेकिन भारत का नाम कहीं नहीं है। तो आज हम यही पता लगाएंगे कि वीज़ा की एक लिस्ट कैसे एक देश को इनाम देती है, दूसरे को सज़ा और तीसरे को एक चेतावनी। ये सिर्फ कागजों का खेल नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि अमेरिका की नई नीतियां दक्षिण एशिया की भू राजनीति को कैसे बदल रही हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मामूली ब्यूरोक्रेटिक अपडेट नहीं है। नहीं। ये कूटनीति है जो आप्रवासन नीति के पर्दे के पीछे से काम कर रही है। हर देश का नाम जो इस लिस्ट में है और हर देश का नाम जो इस लिस्ट में नहीं है, वो एक सोचा समझा संदेश है। तो चलिए इसी संदेश को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रोक असल में है क्या और इसके पीछे का आधिकारिक कारण क्या बताया जा रहा है, क्योंकि 75 देश ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, संख्या वाकई में बहुत बड़ी है। 21 जनवरी से ये रोक अनिश्चित काल के लिए लागू हो गई है। लिस्ट में रूस, ब्राजील, नाइजीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान जैसे कई अहम देश हैं। लेकिन अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जो वजह बताई है वो एक खास शब्द के इर्द गिर्द घूमती है, पब्लिक चार्ज। अच्छा, पब्लिक चार्ज। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। बिल्कुल। आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई गरीब है तो उसे वीजा नहीं मिलेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ गरीब होना नहीं है। पब्लिक चार्ज का मतलब है ऐसा कोई भी अप्रवासी जिसके अमेरिका आने के बाद सरकारी कल्याणकारी योजनाओं यानी वेलफेयर पर निर्भर होने की संभावना हो। ओके। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका आता है और कुछ ही महीनों में उसे किसी लंबी बीमारी के इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य बीमा मेडिकेड पर निर्भर होना पड़ता है, तो उसे पब्लिक चार्ज माना जा सकता है। अच्छा। अमेरिका इसी तरह के आर्थिक बोझ से बचना चाहता है। उनका संदेश साफ है, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अमेरिकी लोगों की उदारता का दुरुपयोग न हो। लेकिन क्या इसकी आड़ में अमेरिका उन देशों के लोगों को निशाना नहीं बना रहा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं? आलोचक तो इसे एक तरह का भेदभाव भी कह सकते हैं। आलोचना तो हो रही है और ये एक जायज सवाल भी है, लेकिन अमेरिकी सरकार का तर्क है कि ये फैसला सिर्फ एक आशंका पर आधारित नहीं है, वो ठोस घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। जैसे सोमालिया का मामला। कुछ समय पहले मिनेसोटा में एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का घोटाला सामने आया था। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। हाँ, जहां सोमाली अप्रवासियों के एक नेटवर्क ने बच्चों के लिए बने सरकारी फूड प्रोग्राम से करीब $250 मिलियन का गबन कर लिया था। बाप रे। और ये पैसा टैक्स पेयर्स का था। तो इस तरह की घटनाओं के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने सोमालिया जैसे देशों से आने वाले आवेदकों की जांच बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तो उनकी नजर में ये भेदभाव नहीं, बल्कि एक तरह का रिस्क असेसमेंट है। मतलब ये सिर्फ आवेदक की आर्थिक स्थिति नहीं देखते, नहीं, बल्कि ये भी देखते हैं कि वो किस देश से आ रहा है और उस देश का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। बिल्कुल। वो आवेदक का स्वास्थ्य, उसकी उम्र, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, उसकी वित्तीय स्थिरता और भविष्य में किसी महंगी मेडिकल देखभाल की जरूरत पड़ सकती है या नहीं, इन सब चीजों को मिलाकर एक पूरी प्रोफाइल बनाते हैं। तो ये तो हुई नियम की बात, लेकिन असली कहानी तो इस लिस्ट में है। खासकर जब हम दक्षिण एशिया को देखते हैं। भारत बाहर है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश अंदर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, भारत का इस लिस्ट से बाहर होना ये वीजा से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये एक संस्थागत मुहर है कि वॉशिंगटन भारतीय आवेदकों को किसी भी तरह के जोखिम के रूप में नहीं देखता, न आर्थिक न सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल, न आर्थिक न सुरक्षा के लिहाज से। ये अमेरिका के एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को आप कह सकते हैं सीमेंट कर देता है। भरोसेमंद पार्टनर तो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो ट्रेड जैसे मुद्दों पर तो दोनों देशों में थोड़ा तनाव भी रहा है। तो क्या ये दिखाता है कि अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आर्थिक मतभेदों से ज्यादा जरूरी है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वॉशिंगटन यहाँ से वीजा की बात नहीं कर रहा, वो दुनिया को, और मैं कहूंगी कि खासकर चीन को, एक सिग्नल भेज रहा है कि एशिया में उसका सबसे भरोसेमंद और स्थिर साथी कौन है। अच्छा, ये वीजा नीति असल में एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारतीय टैलेंट पर कितना निर्भर है। हाँ, वो तो है। सिलिकॉन वैली से लेकर नासा तक। बिल्कुल। सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े सीईओज से लेकर नासा के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों तक कुशल भारतीय पेशेवर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस फैसले से अमेरिका उस टैलेंट के फ्लो को खुला रखना चाहता है। ये दिखाता है कि व्यापारिक नोकझोंक अपनी जगह है, लेकिन जब बड़ी रणनीतिक तस्वीर की बात आती है तो भारत अमेरिका के साथ खड़ा है। तो एक तरफ भारत को ये इनाम मिल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सजा। ये सिर्फ वैश्विक छवि का नुकसान है या इसके असल दुनिया में भी कुछ गहरे परिणाम होंगे? नहीं, ये सिर्फ छवि का नुकसान नहीं है। ये एक बड़ा झटका है जिसके कई असर होंगे। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान की मौजूदा आसिम मुनीर सरकार के लिए एक तरह की शर्मिंदगी की बात है।
जो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके राज में सब कुछ ठीक है और वो अमेरिका के एक जिम्मेदार पार्टनर हैं। राइट। दूसरी बात ये अमेरिका के उस पुराने शक को और पक्का करता है कि पाकिस्तान से आने वाले दस्तावेजों और कानूनी कागजात पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। सालों से इस तरह की चिंताएं रही हैं और ये फैसला उन पर एक आधिकारिक मुहर लगा देता है। और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब उन परिवारों पर जो इसका असर उन हजारों परिवारों पर पड़ेगा जो अमेरिका में बसे अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं या वहां जाकर बसना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि जो लोग बाहर जाकर काम करते और पैसा घर भेजते उनके रास्ते बंद हो रहे हैं। ये पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अलग थलग करता है। पाकिस्तान का मामला तो फिर भी कुछ हद तक समझ आता है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश का इस लिस्ट में होना थोड़ा चौंकाने वाला है। यहाँ क्या चल रहा है? बांग्लादेश का इस लिस्ट में होना असल में अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। बदलाव का? हाँ, और ये एक चेतावनी है। कई सालों तक अमेरिका पर यह आरोप लगता रहा कि उसने बांग्लादेश को लेकर एक तरह की रणनीतिक चुप्पी साध रखी थी। रणनीतिक चुप्पी? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अमेरिका बांग्लादेश के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों, खासकर गारमेंट इंडस्ट्री, को इतना ज्यादा महत्व देता था कि वो वहां के बिगड़ते लोकतंत्र, मानवाधिकारों के उल्लंघन और बढ़ती कट्टरता पर खुलकर कुछ नहीं बोलता था। अच्छा। शेख हसीना सरकार पर कई तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन अमेरिका ने ज्यादातर मौकों पर चुप्पी बनाए रखी। अब ऐसा लग रहा है कि वो चुप्पी टूट रही है। तो ये वीजा फ्रीज उस चुप्पी के टूटने का पहला संकेत है? बिल्कुल। कुछ समय पहले बांग्लादेश के लिए एक नए और काफी मुखर अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति हुई। हाँ। और अब ये वीजा फ्रीज। इन दोनों कदमों को एक साथ देखें तो लगता है कि अमेरिका अब सिर्फ व्यापारिक साझेदार बनके नहीं रहना चाहता। वो बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक माहौल, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कट्टरपंथी ताकतों के उभार पर सीधी नजर रख रहा है और ये संदेश दे रहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो इसके परिणाम होंगे। ये बांग्लादेश के लिए एक वेकअप कॉल है। इस पूरी कहानी के पीछे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वाली सोच भी तो नजर आ रही है ना? हाँ। ये भाषा, ये सख्ती। हाँ, बिल्कुल। ये नीति अवैध अप्रवासन के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के कड़े रुख का सीधा विस्तार है। अवैध एलियंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल या ये कहना कि अमेरिकी उदारता का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, ये सब उसी राजनीतिक डिक्शनरी का हिस्सा है। ये नीति उनके उस वोट बेस को भी संदेश देती है जो अप्रवासन पर सख्त नियंत्रण चाहता है। तो ये घरेलू राजनीति और विदेश नीति का एक मिश्रण है। एक और दिलचस्प बात है, हमारे सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से ठीक एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की फोन पर बात हुई थी। क्या ये महज एक संयोग है? कूटनीति में संयोग बहुत कम होते हैं। सही बात है। उस बातचीत के बाद जो आधिकारिक बयान जारी किया गया, उसकी आखिरी लाइन बहुत कुछ कहती है। उसमें लिखा था कि दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा पर भी चर्चा की। अब आप सोचिए, जब भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत में सुरक्षा की बात करते हैं तो जाहिर है आतंकवाद और अस्थिरता फैलाने वाली ताकतों का जिक्र आता ही है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत ने सीधे सीधे इन देशों पर कार्रवाई की मांग की होगी? शायद मांग सही शब्द नहीं है। कूटनीति ऐसे काम नहीं करते। ओके। इसे हितों का संगम, मतलब कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कहना ज्यादा सही होगा। भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से पैदा होने वाले आतंकवाद और कट्टरपंथ को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करता रहा है। जब डॉक्टर जयशंकर ने मार्को रूबियो के सामने ये बातें रखी होंगी और दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी घरेलू चिंताएं पब्लिक चार्ज और अवैध अप्रवासन को लेकर थीं, तो दोनों के हित एक जगह आकर मिल गए। अच्छा। अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसके घरेलू एजेंडे को भी पूरा करता है और अनजाने में ही सही भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी बल देता है। इसलिए भारत की तरफ से इसे एक अच्छी शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो अमेरिका का ये 75 देशों पर वीजा फ्रीज सिर्फ एक अप्रवासन नीति नहीं है, ये एक बहुस्तरीय रणनीति है। एक तरफ ये पब्लिक चार्ज जैसी घरेलू चिंताओं और ट्रंप प्रशासन की राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन साथ ही ये दुनिया को और खासकर दक्षिण एशिया को एक शक्तिशाली भू राजनीतिक संदेश भी भेजता है। बिल्कुल। ये अमेरिका के साथ साझेदारी में भारत की स्थिति को एक इनाम के तौर पर और पाकिस्तान की वैश्विक छवि को एक सजा की तरह धक्का पहुंचाता है और बांग्लादेश को एक चेतावनी देता है कि अब उस पर दुनिया की नजर है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर आगे विचार किया जाना चाहिए। वो क्या है? भविष्य में जब दुनिया के बड़े देश अपनी वीजा नीतियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक बोझ जैसे मुद्दों से और ज्यादा गहराई से जोड़ेंगे, तो इसका ग्लोबल टैलेंट के प्रवाह पर, यानी दुनिया भर में लोगों के आने जाने की आज़ादी पर क्या असर पड़ेगा?
क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपका पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज नहीं, बल्कि आपके देश की पूरी जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड होगा? ये एक नई वैश्विक व्यवस्था की आहट हो सकती है।